वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज एक नई कंपनी जिसका आईपीओ आने वाला है तो उसके बारे में समझते हैं। कंपनी का नाम है लेज़र पावर एंड इंफ्रा। बेसिकली ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स वायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और साथ में इनका ईपीसी का भी काम है। तो आप इसको ऐसा समझ सकते हो, इनका दो मेन सेगमेंट, एक वायर मैन्युफैक्चरिंग और एक ईपीसी। जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो इनका 72 to 90% ऑफ द रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है, जिसमें लोग मेनली पावर केबल्स, हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स बनाते हैं। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज मतलब जो भी 33 किलोवाट्स के ऊपर के जो भी केबल्स होते हैं उसका आप एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज समझ सकते हो। उसके अलावा ये लोग ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस भी बनाते हैं, कंडक्टर्स बनाते हैं। उसके अलावा रबर केबल्स भी बनाते हैं ये लोग। और दूसरा इनका पीवीसी कंट्रोल केबल्स और इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोडक्ट्स का भी काम है। उसके अलावा इनका जो सेकंड रेवेन्यू सोर्स है वो है इनका ईपीसी का काम। ईपीसी मतलब इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का काम समझ सकते हैं आप। इसमें इनका मेनली जो फोकस रहता है वो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड रहता है, या तो डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में ये लोग हेल्प करते हैं। इनके जो मेजर कस्टमर्स है वो ओडिशा डिस्कॉम है, जिसमें इंक्लूड होता है टाटा पावर का रन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जो कि टीपी सेंट्रल या टीपी वेस्टर्न या टीपी नॉर्थन के अंडर आता है। उसके अलावा इनका इंडियन रेलवेज भी क्लाइंट है, जिसकी वजह से ये कंपनी को आरडीएसओ अप्रूवल भी मिला हुआ है। आरडीएसओ अप्रूवल आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी कंपनी को अगर आरडीएसओ अप्रूवल मिला है तो इंडियन रेलवेज उसको कभी भी इंडियन रेलवेज के बिडिंग में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उनका प्रोडक्ट, उनका जो भी काम होता है वो ले सकती है कंपनी। आप ऐसे समझ सकते हो। उसके अलावा ये दो इनके मेजर मतलब रेवेन्यू सोर्सेज थे। मेजर रेवेन्यू सोर्स तो मैन्युफैक्चरिंग ही है, बाकी दूसरा ईपीसी का काम है। अब आईपीओ डिटेल्स पे चलते हैं। कंपनी 742 करोड़ रेज कर रही है, जिसमें फ्रेश इशू प्लस ओएफएस कंबाइंड है। आप ऐसे समझ सकते हो कि 542 करोड़ का फ्रेश इशू है और 200 करोड़ का ओएफएस है। अगर ज़्यादातर फंड अगर कंपनी के पास जा रहा हो, मतलब वो फ्रेश इशू हो, तो उसको हम अच्छा एज अ ग्रीन फ्लैग ही समझते हैं। और दूसरा 200 करोड़ ही पुराने इन्वेस्टर्स को एग्जिट देने के काम आ रहा है, इनडायरेक्टली ऐसा बोल सकते हो। तो ये समवॉट रेड फ्लैग होता है, लेकिन ये किसी भी कंपनी में आपको देखना है कि जो ओएफएस का जो सेक्शन है वो कभी भी फ्रेश इशू से कम होना चाहिए, या तो होना ही नहीं चाहिए, वो तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन अगर ओएफएस कम से कम हुआ तो अच्छा है ऐसा। हमने ऑलरेडी समझ लिया कि ये कंपनी करती क्या है। मैं आपको एक बार इसकी वेबसाइट दिखा देता हूँ। ये लोग बोलते हैं कि इन्होंने 13,000 विलेजेस को इलेक्ट्रीफाइड किया है, जो कि मैंने आपको बोला था इनका जो सेकंड पार्ट ऑफ द रेवेन्यू है वो विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन से ही आता है। उसके अलावा इन्होंने इधर मेंशन भी किया है कि इनका रेवेन्यू और इबिट्टा और ये सब क्या है, वो हम बाद में वापस से देखेंगे भी। जैसे मैंने जो आपको समझाए थे, ये मेन इनके प्रोडक्ट्स हैं। जो इनके एस टी एस ए सी सी कंडक्टर केबल्स है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूटर्स है। उसके अलावा एल टी पावर केबल्स है। इनके कुछ मेन प्रोडक्ट्स हैं। अब डेट्स पे आ जाते हैं कि इनका डेट्स क्या है। तो आईपीओ का डेट है 9/2/13। इसमें एक इनके लिए एक प्रॉब्लम भी हम बोल सकते हैं कि इनका आईपीओ का जो फंड है वो इसमें लॉक हो जाए, इसलिए बहुत लोग इसमें ना लगा के एसबीआई के फंड में भी लगाना प्रेफर करेंगे, क्योंकि एसबीआई का इससे क्लैश होने का क्लैश होगा फंड की वजह से। 9/2/13 इनका वो है, और लिस्टिंग डेट 16 है, जो कि थर्सडे है। उसके अलावा फेस वैल्यू 5 पे आ रहा है। हम प्रेफर करते हैं कि फेस वैल्यू 10 हो तो ज़्यादा अच्छा, लेकिन 5 भी अच्छा ही होता है। प्राइस बैंड है 203 to 2014। 2014 हमको हमेशा अपर बैंड पे अप्लाई करना है। लॉट साइज है 70, और ये फ्रेश इशू प्लस ओ एफ एस कम्बाइंड है। आप ऐसे समझ सकते हो। दूसरा अलॉटमेंट डेट, यस, तो 13 को अगर आईपीओ क्लोज होगा तो 14 को अलॉटमेंट आ जाएगा। और जो आपका रिफंड होगा पैसे का, अगर आपको नहीं लगा तो वो मोस्टली 15 तक आ जाता है। ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं कि लॉट्स कैसे कैसे। तो रिटेल मिनिमम एक लॉट लगा सकता है, जिसमें 70 शेयर्स आएंगे, जिसका 14,980 रुपीज़ होगा। रिटेल मैक्स में आप 13 लॉट लगा सकते हो, जो हमेशा 2 लैक्स के कम होता है। तो उस केस में 1,94,740 होगा। फिर स्मॉल एच एन आई में आप 14 लॉट से स्टार्ट कर सकते हो और अप टू 66 लॉट्स तक जा सकते हो, तो जिसका 2.09 लैक्स से लेकर 9.88 लैक्स तक होगा। और बिग एच एन आई के केस में 10 लाख प्लस एप्लीकेशन होगा, 10 लाख प्लस होगा। ये इनका लॉट साइज़ है। उसके अलावा अब हम ये देख लेते हैं कि कंपनी में कितना परसेंट ऑफ द शेयर हमको एज अ रिटेल और कैटेगरी वाइज मिल रहा है। तो रिटेल को हम 35% दे रहे हैं, इसका मतलब ये लोग 35% दे रहे हैं, इसका मतलब आप ऐसा समझो कि मोस्टली 35 जो है वो अपर बैंड ही है। तो मतलब कंपनी ने लास्ट 3 साल में लॉस नहीं किया, इसलिए उसमें 35% वो दे सकती है। तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि कंपनी लॉस मेकिंग तो नहीं है। उसके अलावा बिग एच एन आई को और स्मॉल एच एन आई को 5-10% मिल रहा है।
और QIB कैटेगरी में 50% ऑफ द फंड जा रहे हैं। सो आप इधर से एंकर इन्वेस्टर की लिस्ट भी देख सकते हो, जिसके बारे में बाद में वापस से देखेंगे। सो एंकर से ये लोग ने ऑलरेडी 2 करोड़ रुपए ऑलरेडी ये लोग ने रेज कर चुके हैं। सो इनके एंकर्स मैंने चेक किए थे, तो एंकर्स मोस्टली इनके एंकर्स जो है वो अच्छे रिनाउंड म्यूचुअल फंड हाउसेस है। सो वो एक अच्छी बात है, मैंने इमेजिन नहीं किया था कि इतना अच्छा एंकर लिस्ट आएंगे, लेकिन ये एक बहुत ही गुड साइन है इनके लिए। सो उसके अलावा कंपनी का जो मेनली जो इनका प्रोडक्ट लाइन या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो 3 जगह पे, और तीनों कोलकाता वेस्ट बंगाल बेस्ड ही है। सो एक चीज़ है इनके लिए जो ऐसे तो एक नेगेटिव इफेक्ट भी बोला जा सकता है, नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि कभी भी कंपनी जैसे हो सकता है कि वेस्ट बंगाल किसी भी सेक्शन में अगर समझ लो फ्लड आया है, कुछ भी आया है, तो उससे क्या होता है कि कंपनी का एक पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट होने का चांस रहता है। सो इसको एज ए नेगेटिव भी ट्रीट किया जा सकता है। सो चलिए अब इसका हम फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। सो आप जैसे देखोगे कंपनी के जो एसेट्स है वो ऐसे तो ऊपर से देखोगे तो सब कुछ ग्रोइंग से लग रहे हैं। जैसे कंपनी के जो एसेट्स है वो 24 to 25 में 14.3% ग्रो हुए, उसके बाद उसके अगले फाइनेंशियल ईयर 25 to 26 में 16% से ग्रोथ हुए। तो लास्ट 2 साल का अगर आप कैगर निकालोगे तो अप्रॉक्स 15.1 के आसपास आएगा। उसके बाद अगर आप इनका पैड देखोगे तो 24 to 25 में 164% से पैड ग्रो हुआ है, और 25 से 26 में 42% से। सो ये भी बहुत अच्छा पैट है। और EBITDA मार्जिन भी इनका लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 20.47 से आसपास से ग्रो हुआ है। तो ये भी अच्छा है, लेकिन पैट में एक चीज़ मैंने देखी है कि जो पैट ग्रोथ ये लोग दिखा रहे हैं, सो इसमें एक मैंने जब इनका DRH भी देखा तो उसमें एक अकाउंटिंग बेनिफिट भी इनको मिला है कि इसमें 32.79 करोड़ है ना, वो अकाउंटिंग बेनिफिट के ऐड हुए हैं, जो कि एक एक्सेप्शनल आइटम है जो सिर्फ वन टाइम होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें से अब आपको 32 निकाल देना है, क्योंकि नेक्स्ट क्वार्टर में वो तो नहीं होगा, तो आपको जो रियल पैट है वो थोड़ा कम मिलेगा। सो ये एक चीज़ आपको हमेशा इसको नोट करके चलना है कि ये पैट ग्रोथ 42% का जो इधर दिख रहा है वो एक्चुअल में 42% नहीं रहेगा नेक्स्ट जब वो क्वार्टर रिजल्ट आएगा या एनुअल रिजल्ट आएगा। बाकी इनकी बोरोविंग देखते हैं। तो इनकी बोरोविंग भी ऐसे तो ग्रो हुई है, क्योंकि बोरोविंग देखोगे तो 27.7% थी, मतलब 27.7% ग्रो थी 24 to 25। लेकिन लास्ट फाइनेंशियल ईयर और उसके पिछले मतलब 25 to 26 में 64.7% ग्रो हो गई। सो ये भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग सच बोलो तो, क्योंकि इतने बोरोविंग ग्रो, और मतलब एसेट के कंपैरिजन में आप बोरोविंग देखोगे तो वो भी काफ़ी ग्रो हो रही है। अगर एसेट ग्रो हो रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में बोरोविंग उससे ज़्यादा स्पीड में ग्रो हो रही है। सो फाइनेंशियल्स को उतने भी ऐसे बहुत ही अच्छे नहीं है, लेकिन ऐसे बुरे भी फाइनेंशियल्स नहीं है, तो ओवरऑल ठीक फाइनेंशियल्स है। अब कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है वो देख लेते हैं। तो कंपनी बोल रही है कि हम जो पूरे पैसे हैं उस मतलब जो भी इनको फ्रेश इशू में मिल रहे हैं, तो उस पैसे को ये लोग एज अ प्री पेमेंट और रीपेमेंट ऑफ द फुल और पार्ट ऑफ द इनके बोरोइंग को रीपे करने के काम लेंगे। सो ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 828 करोड़ का इनका बोरोइंग है, तो लोग चाहे तो उसका आराम से 490 करोड़ ये लोग रीपे करने की बात कर रहे हैं, बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। सो इसमें एक चीज़ है कि ये लोग केपेक्स में कोई भी पैसा नहीं डाल रहे हैं। सो कभी भी अगर कोई कंपनी केपेक्स में पैसा डालती है ना, तो उसको आप एक अच्छा एज अ गुड साइन समझो कि ठीक है कंपनी अपना केपेक्स कर रही है। उसके बाद जब वो असेंबली लाइन जब वापस से जो केपेक्स की असेंबली लाइन है वो लाइव हो जाती है, तो उसका कंपनी का रेवेन्यू बहुत तेज़ी से शूटअप होता है। लेकिन इस केस में ये लोग मेनली जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, और दूसरा ये लोग प्री पेमेंट ऑफ द लोन कर रहे हैं, जो कि भी अच्छी बात है, लेकिन केपेक्स हम हमेशा एक सबसे बेस्ट थिंग समझते हैं कि केपेक्स कर रही है कंपनी। सो अब इनके की इंडिकेटर्स देख लेते हैं। तो आर और आर का 23 और 17% है, विच इज़ हेल्दी आर और आर डेट टू इक्विटी तुमने देख लिया तो 1.1 है, तो ये भी ठीक है। फिर हम इनका पी देख लेते हैं। सो पी जो इनका है वो पोस्ट IPO 19.82 हो जाएगा। तो इसको हम सही से समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इनका DRHP एक बार देखते हैं। तो DRHP में हमको समझ में आया कि इनके पेयर कंपटीशन क्या है। तो जब मैं इनका DRHP देख रहा था, तो पहली बात आपको DRHP नहीं पता हो कैसे मिलेगा, तो आप सिंपल गूगल पे जाके जैसे लेज़र पावर इंफ्रा DRHP सर्च करो, जैसे मैं करके दिखाता हूँ। लेज़र पावर, जैसे ये मैंने सर्च किया लेज़र पावर DRHP, तो आपको ये सेबी की वेबसाइट मिलेगी। तो यहाँ से आप जाके सिंपल इनका DRHP देख सकते हो कि ये DRHP क्या है। सो यहाँ पे आप इनका DRHP देख सकते हो, और DRHP डाउनलोड भी कर सकते हो, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है। तो जब मैं इनका ये एक सेक्शन है जिसमें लोग खुद ही मेंशन करते हैं इनके पीयर्स कौन है। तो अब इनके पीयर का अगर पी देखोगे तो जैसे अपार है तो अपार का 43.27 है, पॉलीकैब का 56 है, KEI का 55 है, डायनेमिक केबल्स
जो एक है वो उनका 15 है और दूसरा 31 है। तो ऐसे आप देखोगे तो कंपनी लगभग फेयरली वैल्यूड लगती है, ओवर वैल्यूएशन पे ये लोग नहीं लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी यहाँ बोल रही है कि ये लोग का पोस्ट आई पी 19.82 होगा, विच इज़ फेयरली वैल्यूड, क्योंकि मेजर जो इनके प्लेयर्स हैं उनसे इनका कम ही है। सो फेयरली वैल्यूड और गुड साइन है कि ये मतलब फेयरली वैल्यूड है, प्लस थोड़ा कम ही हम बोलेंगे कि कंपटीशन से कम पे ही लाए। तो यहाँ पे ये लोग ने लिस्टिंग इनके चांसेस छोड़ दिए हैं कि लिस्टिंग होने के चांस है। सो कंपनी के पास प्री आई पी ओ 100% ऑफ द शेयर्स प्रमोटर के पास थे, अभी पोस्ट आई पी ओ वो 75.29 होंगे। सो ये भी अच्छी बात है कि कंपनी के प्रमोटर्स ऑलरेडी बहुत सारा शेयर होल्ड कर रहे हैं। 75% के आसपास जो भी होते हैं, मैं तो 70 या 70 का वो जितने भी प्रमोटर्स होल्ड करते हैं वो एज ए गुड साइन ही ट्रीट करता हूँ। अगर मतलब जो भी आई पी ओ में कंपनियाँ आ रही है तो 75% इज़ ए गुड साइन फॉर दिस कंपनी। तो उसके अलावा हम आप डीआरएचपी में एक चीज़ नोट करना कि डीआरएचपी में ना ये लोग सभी कंपनी अपना रिस्क फैक्टर डालती है, तो ये रीड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस कंपनी का हम रिस्क फैक्टर देख लेते हैं ये लोग ने क्या मेंशन किया है। सो रिस्क फैक्टर्स कहाँ मेंशन किया है? हाँ, सो ये इनके रिस्क फैक्टर थे, इन्होंने 10 रिस्क फैक्टर मेंशन किए हैं। सो पहला इन्होंने रिस्क फैक्टर किया है कि हमारे टॉप 10 जो भी इनके कस्टमर्स हैं उनका इनका 68.87% ऑफ द रेवेन्यू उनसे ही आता है। सो ये ऐसे तो उतना बुरा साइन नहीं है, क्योंकि टॉप 10% इन्होंने बोला है, ऐसा नहीं बोला है कि एक ही कस्टमर से या ऐसा आ रहा है। सो ये इतना भी ऐसा रिस्की चीज़ नहीं है। टॉप 10 कस्टमर इज़ ए गुड साइन, मतलब गुड साइन नहीं बट ये एज अ नॉर्मल साइन है, बहुत सारी कंपनीज में ये सब होता ही है। सो उसके अलावा जो लोग ने सेकंड चीज़ मेंशन की है वो है कि इनका एक ही प्रोडक्ट पे डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि जो हमने पहले बताया जो इनका कंडक्टर वाला काम है। सो उसकी डिपेंडेंसी 72.90% है, और दूसरा जो हमने सेगमेंट बताया था कि ये लोग विलेज और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन करते हैं वो अभी कम है, मतलब वो 10% के आसपास है। तो ये लोग अभी अभी फ़िलहाल उस पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जो रेवेन्यू है वो मोस्टली ये इनका केबल्स एंड कंडक्टर से आता है। सो ये इनका सेकंड है। दूसरा रॉ मटेरियल प्राइसेस। सो ये तो किसी भी आप वायर केबल कंपनी में देखोगे तो रॉ मटेरियल प्राइसेस इनके हमेशा ही रहते हैं। सो अभी तो देखा जाए तो मिडल ईस्ट की जो ईरान इसराइल वाली वॉर थी अमेरिका वाली, हाँ, सो वो तो अभी स्लो हो गई है, तो उस केस में ये भी उतना बड़ा नहीं है। और आजकल मतलब ऑलरेडी जो मेन इनके जो कॉपर एल्यूमिनियम जो मेटल्स के थे वो काफ़ी शूट अप हो चुके थे, अभी तो वो नॉर्मलाइज होने जैसे लग रहे हैं, तो ये भी इतना नहीं है। फिर इनका एक है कि लिमिटेड सप्लायर्स और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है। सो इनका बोलने का मतलब है कि इनके सप्लायर्स बहुत ही लिमिटेड है, और मोस्टली के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स अभी नहीं है। सो ये लोग फ्यूचर में प्लान तो कर रहे हैं कि ये लोग सभी सप्लायर्स के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट रखें, लेकिन फिलहाल अभी इनके पास लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है। उसके अलावा ये ईपीसी का जो बिडिंग रिस्क होता है वो है। उसके बाद हाँ, एक इनका जो इम्पोर्टेंट है जो आप 6 पॉइंट देख सकते हो, तो इसमें जो 6 नंबर पे कि ये लोग जो बोल रहे हैं ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये लोग क्या बोल रहे हैं कि इनका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। सो इसका मतलब ये है कि जैसे कोई कंपनी है तो उनके पास जो मतलब आगे के कितने महीने तक का पैसा ऑलरेडी पड़ा है उसको हम एज वर्किंग कैपिटल समझ सकते हो। सो एक वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है वो इनकी इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन इनके रिसीवेबल्स मतलब सामने वाली कंपनी जो इनके क्लाइंट्स हैं उनसे पैसा आ नहीं रहा है, लेकिन रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज़ हो रही है, तो ये एज अ बहुत ही बुरा साइन माना जाता है। सो ये लोग फ्यूचर में अगर उसको ठीक कर पाए, मतलब रिसीवेबल्स इनके जल्दी आ जाए, रिसीवेबल डेज कम हो जाए और वर्किंग कैपिटल बढ़ जाए, तो उल्टा अच्छा साइन होगा इनके लिए। सो ये एक रियल रिस्क फैक्टर है, ये पॉइंट। उसके अलावा जो मैंने पहले आप लोग को बताया कि इनके मोस्टली 3 शायद है और तीनों के तीनों वेस्ट बंगाल में, तो ये है कि एक रीजनल रिस्क है इनके पास। हम्म, उसके अलावा जो बाकी के रिस्क फैक्टर्स है वो ऐसे इतने भी ऐसे इंपॉर्टेंट से नहीं है, क्योंकि मोस्टली उसके अंदर ही कवर हो गए। बाकी सेक्टर डिपेंडेंट तो रहेगी कि पावर इंफ्रा पे कंपनी मतलब गवर्नमेंट का कितना केपेक्स जा रहा है, वो सब जो उनका लास्ट पॉइंट है कि ये सेक्टर डिपेंडेंस है। लेकिन ये ठीक है, ये सभी ईपीसी प्लेयर्स और सभी वायर मैन्युफैक्चरर्स के साथ ऐसा ही है। सो ये हमने इनके डीआरएचपी में किसी भी आप डीआरएचपी पढ़िए ना तो उसका हमेशा रिस्क फैक्टर पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, तो आप इसमें से ये रिस्क फैक्टर वाला पार्ट पढ़ ही लीजिए, जिससे आपको कंपनी के रिस्क जो कंपनी खुद बोल रही है कि हमारा रिस्क है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी हमने समझ लिया। और उसके अलावा अगर हम इनका जीएमपी देखें तो जीएमपी अप्रॉक्स अभी शायद हाँ, जीएमपी अभी अप्रॉक्स 36 रुपीज़ चल रही है, तो जो कि 16% है, लेकिन मेरे हिसाब से ये आईपीओ अच्छा है। तो इनको मेरे हिसाब से 20 to 25% तक लिस्टिंग होने का चांस है।
बाकी बाकी जीएमपी कभी भी एक गारंटेड लिस्टिंग तो होती नहीं है, तो इसको कभी भी एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लीजिए। उसके अलावा अगर हम सब्सक्रिप्शंस के नंबर देखें कि अभी इनके सब्सक्रिप्शंस कैसे चल रहे हैं, ये 13 को ये, हाँ, तो 9th को खुला, 13 को बंद होने वाला है। तो इनके सब्सक्रिप्शन देखोगे तो फर्स्ट 2 डेज में अभी तक बहुत ही स्लो सब्सक्रिप्शन मिला है। अभी तो सेकंड डे पे आके टोटल 1 टाइम सब्सक्राइब ही हुआ है, जो कि ऐसे देखा जाए तो एक अच्छा भी है कि जीएमपी इसका 20% के आसपास है, और रिटेल में भी सब्सक्रिप्शन 0.1%, 1%, वन टाइम भी नहीं हुआ है, तो जो कि अच्छी न्यूज़ है। तो हो सकता है आप अलॉटमेंट के चांस भी इसमें बढ़ जाए। सो इसके वजह से ये अभी सब्सक्रिप्शंस के नंबर है। बाकी आपको लास्ट डे पे, आई मीन 13th को, कभी भी क्यू के नंबर पे ध्यान देना है, क्योंकि क्यू जो होते हैं वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। तो अगर उनका सब्सक्रिप्शन ज़्यादा आता है तो ये किसी भी आईपीओ के लिए एक बहुत ही बड़ा ग्रीन फ्लैग होता है। तो कभी भी उस नंबर पे आप ध्यान रखिए। तो ये देख के फिर अप्लाई कीजिए। उसके अलावा बस ये हो गया, ये सभी आईपीओ डिटेल्स थे इस कंपनी के बारे में जो हमने काफ़ी डीप डाइव कर लिया। सो अगर आपको ये मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में अपने थॉट्स लिखो कि और बाकी आपको किस और कंपनीज के रिव्यूज़ चाहिए वो भी मेंशन करना मत भूलना।